गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। कोई भी सिस्टम होता है ना, तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कई बार ई से यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मीनिंग है इंटरनल एनर्जी। समझते हैं क्या होता है इंटरनल एनर्जी। कोई एक सिस्टम है, ये एक मान लो एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में से रिलेटेड एसोसिएट बहुत टाइप की एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट 100 टाइप की एनर्जी होती है एक सिस्टम से एसोसिएट। लेकिन उन सारे एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। उसमें से जो एनर्जी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती हो, डैट मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, उस सारे एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें जो गैस पार्टिकल फिल किए गए हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जी है उन सब की सम जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मैं पूछूं कि ये सिस्टम है, इसके अंदर गैस पार्टिकल फिल किया गया है, तो गैस के हर एक गैस की अपनी इंडिविजुअल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि उस गैस का जो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूस क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी सिस्टम की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मैं बोलूँ क्या इसमें कुछ रोटेशन एनर्जी होगा, गैस पार्टिकल जो होगा कुछ रोटेट भी कर रहे होंगे तो रोटेशन एनर्जी होगा। इसका कुछ वाइब्रेशन एनर्जी होगा, इसका कुछ ट्रांसलेशन एनर्जी भी होगा, कुछ ट्रांसलेशन एनर्जी भी होगा। ऐसे बहुत टाइप की, इसकी कुछ मास है तो उस मास के इक्विवेलेंट भी एनर्जी होगी। तो इस सिस्टम से रिलेटेड बहुत टाइप की एनर्जी है, लेकिन सारे एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। हम उस एनर्जी को काउंट करते हैं जो किस पे डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो। जैसे मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है क्या, बोलोगे हाँ सर। रोटेशन एनर्जी है क्या, तो यस। ट्रांसलेशन एनर्जी यस। वाइब्रेशन एनर्जी यस। क्या मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो भी डिपेंड होगी टेम्परेचर पे, नहीं, वो डिपेंड नहीं करेगी। तो ये सारे एनर्जी छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के लेवल हैं, उस सभी एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब किसी भी सिस्टम का अगर मैं बोल लूँ टेम्परेचर फिक्स है, मान लो कोई सिस्टम यहाँ पे था, यहाँ से अपने एक्सचेंज करके दूसरे स्टेट पे गया, लेकिन टेम्परेचर जितना पहले था टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो बताओ क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बोलो मैं कोई सिस्टम यहाँ से यहाँ गया, टेम्परेचर क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंटरनल क्या होगा भाई, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तभी इंटरनल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब किसी भी, चाहे हीट के थ्रू चाहे वर्क डन के थ्रू, किसी भी थ्रू आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल घटेगी। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम किसी भी सिस्टम का इंटरनल निकाल सकते हैं क्या, नहीं। किसी भी सिस्टम का एक्यूरेट एनर्जी नहीं निकाल सकते। सपोज कि जैसे मान लो ये सिस्टम था, तो इस सिस्टम में जो गैस पार्टिकल हैं, वो सभी गैस पार्टिकल का इंडिविजुअली अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उनका जो स्पीड है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब हम हर एक पार्टिकल का एक्यूरेट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्यूरेट निकाल नहीं सकते, हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट काइनेटिक एनर्जी कितना है ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि जस्ट निकालने जाओगे कोलिजन होगा, तुरंत उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर स्पीड ही चेंज हो गई तो आप काइनेटिक एनर्जी क्या हो, निकाल नहीं सकते हो। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, रोटेशन एनर्जी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, वाइब्रेशन नहीं निकाल सकते, तो क्या उनका जो सम है इंटरनल एनर्जी वो निकाल सकते हैं क्या, नहीं। किसी भी सिस्टम का आप एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हो आप, उसमें जो चेंज हुआ है वो निकाल सकते हो। जैसे मान लो किसी सिस्टम में एक, मान लो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में इसकी फिक्स कर दो। अब इसमें हीट सप्लाई करो, मान लो आपने 20 किलो जूल हीट सप्लाई किया है। अब डेफिनेटली इसमें 20 किलो जूल हीट ऐड किया है, तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 20 किलो जूल से क्या हो गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी। आई बात समझ में ना। तो जितना आपने हीट ऐड किया ये तो आपको पता है ना, पहले कितना था एनर्जी वो तो नहीं पता, बाद में कितना होगा ये भी नहीं पता। लेकिन आपने अगर 20 किलो जूल हीट ऐड किया है तो ये तो पता है ना भाई कि वॉल्यूम कांस्टेंट तो किस में यूज करेगा, वो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन तो करेगा नहीं।
किस में यूज करेगा? अपने एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो कितना एनर्जी चेंज हुआ, कितना से चेंज आएगा उसमें? 20 किलो जूल से चेंज आएगा। तो आप चेंज एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप किसी भी सिस्टम का एक्यूरेट एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते। देखिए एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन भी होता है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ जहाँ पे उसकी स्टेट क्या है सिस्टम की, उस पर डिपेंड करेगी। मान लो सिस्टम कहीं घूम फिर, मैंने बताया था स्टेट फंक्शन क्या होता है, मैं आपको समझाया था। कहीं पे अगर सिस्टम घूम फिर के फिर वहीं पहुंच गया, उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो एनर्जी में चेंज क्या होता है? जीरो होता है। मैंने आपको समझाया था, याद करो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है? सेम होता है। तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब उसके इसमें एनर्जी की चेंज क्या होगी? जीरो होगी। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है भाई? किस पे डिपेंड करता है भाई? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का एनर्जी निकालना है चेंज का, तो हमें क्या मतलब, इससे मतलब होगा पहले सिर्फ फाइनल पोजीशन से मतलब होगा एनर्जी का, फाइनल वैल्यू कितना है और इनिशियल वैल्यू कितना है, सिर्फ इससे मतलब है। और ये चेंज कैसे हुआ उससे कोई मतलब, पाथ से मतलब नहीं है, सिर्फ सिस्टम के स्टेट से मतलब है। अभी हमने बात किया कि ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन एनर्जी जो होता है डेल ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा का होगा तो उसमें एनर्जी का चेंज भी ज़्यादा आएगा, और कम हुआ तो कम हुआ, ठीक है। अब हम बात डिफाइन करते हैं, पहले किसके लिए बात करें हम लोग? फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करते हैं। मान लो कोई सबस्टांस, कोई सिस्टम जिसमें सभी जो जो प्रेजेंट है मटेरियल, वो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। या दूसरी बार हम बात करें किसके लिए भाई? मान लो गैसेस फॉर्म में है। हम बात करें किसके लिए? फॉर गैस के लिए बात करें, दोनों गैस के लिए बात करेंगे। चलो, चाहे वो सॉलिड का हो चाहे गैस का हो, दोनों केस के लिए जो एनर्जी होगा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब डेल ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? चेंज इन टेम्परेचर के। यहाँ भी जो डेल ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? चेंज इन टेम्परेचर के। लेकिन जब हम सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करते हैं तो इसमें एक चीज पे और डिपेंड करता है, चेंज एनर्जी होता है, वो डायरेक्टली होता है किसके भाई? मास के। उसके अंदर जो मास प्रेजेंट है, कितना ग्राम मास प्रेजेंट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताओ ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो बताओ क्या आएगा? डेल ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एम इंटू डेल टी के। अब ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो ये कांस्टेंट आएगा, बोलो कांस्टेंट आता है डेल ई इक्वल टू एम एस भी डेल टी। एस बी होता है, एस बी क्या है भाई? एस बी है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एस बी यहाँ पे क्या है? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एस बी क्या है भाई? एस बी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हीट कैपेसिटी, अभी पढ़ाने वाला हूँ हीट कैपेसिटी, तो उसमें बता दूंगा कि क्या होता है एसबी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब हम वहाँ बात कर लेंगे। चलिए फोकस करते हैं किसके लिए? गैस वाले केस में। गैस वाले केस में जो चेंज एनर्जी होता है यहाँ भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है चेंज इन टेम्परेचर पे, देखो डेल ई जो होगा किस पे होगा? चेंज इन टेम्परेचर पे। दूसरा डेल ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? नंबर ऑफ मोल के। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो बताओ क्या आएगा? डेल ई इक्वल टू एम, डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? एम इंटू डेल टी। अब प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है डेल ई, क्वेश्चन आता है सीपी, सीवी कांस्टेंट आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? सीवी। तो देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, किसके लिए? गैस के लिए, एन सीवी डेल टी, जहां पे सीवी जो है ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है यहाँ पे? सीवी है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, क्या होता है, ये मैं आपको जब हीट कैपेसिटी पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए अपने पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। एक बार आया है चेंज एनर्जी का फॉर्मूला आया है सॉलिड लिक्विड के लिए, क्या भाई? एम एस बी डेल टी, जहां पे एम है मास, सिस्टम का मास, ग्राम के टर्म में मास इन ग्राम है। एस बी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
और डेल टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। दूसरा फॉर्मूला आ चुका है डेल ई का गैस के लिए, एन सी वी डेल टी, ये दूसरा फॉर्मूला आ चुका है, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है, सी वी है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। दो तरीके, दो फॉर्मूले बताए। आगे बात करते हैं, एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ फिर से, कि किसी भी सिस्टम में अगर जो हीट ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये फर्स्ट लॉ के थ्रू हमने ड्राइव किया था, अगर आप उसमें हीट ऐड करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो किसके इक्वल होता है, उसके चेंज इन इंटरनली के इक्वल होता है। देखो कैसे, यहाँ से देखो क्या हुआ था फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बताओ, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ का। तो बताओ डेल ई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे क्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब पी इंटू डेल वी होता है, पी इंटू डेल वी। हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किसकी बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल यूज किया जाएगा और यहाँ साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मैं सिंपल सा बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो बताओ यहाँ पे डेल वी की जो वैल्यू है, डेल वी वो क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या अपनी कांस्टेंट। अब बताओ यहाँ पे जीरो पुट करोगे, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम ऐसे भी जानते हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताओ डेल ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आ गया। अगर वहां से तो यहाँ देखो डेल वी जीरो है, जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, होल टर्म ये क्या हो जाएगा, ये जो होल टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे डेल ई इक्वल टू क्या आ गया, अपना क्यू आ गया। मतलब सेकेंड तरीका ये है कि जब भी हम सिस्टम में, जब भी सिस्टम हीट एक्सचेंज करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो किसके इक्वल होगा भाई, चेंज इन इंटरनली के इक्वल होगा। मतलब सिंपल सा बात है भाई, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी सिस्टम में हीट एक्सचेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमेशा इक्वल टू होता है किसके भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ध्यान से समझो, मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सिस्टम में, अगर हम हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, जितना हीट रिलीज करेगा उतना ही से सिस्टम का एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए, किसका भाई, चेंज इन एनर्जी। आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड के कारण, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, या ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण, किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एनर्जी एसोसिएट होती है उस एनर्जी को हम लोग इंटरनली के अंदर काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते, हालांकि उस आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे या ग्रेविटेशनल फील्ड लगाओगे तो उसी कारण में सिस्टम में कुछ एनर्जी क्या होती है, एसोसिएट होती है। लेकिन वो सारा एनर्जी आपका इंटरनली के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि वो एनर्जी की वैल्यू जो है वो प्लेस के अनुसार क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब जैसे मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे अंदर हम ग्रेविटी के कारण हमारे अंदर कुछ क्या है, कुछ उसके अंदर कुछ एनर्जी क्या हुई है, एसोसिएट हो गई है। अब हम चले जाएं मून के ऊपर तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल की जो फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में जो एनर्जी एसोसिएट है ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ पे क्या हुई, उससे थोड़ा अलग हो गई। तो उस सब एनर्जी जो चेंज हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के कारण, वो हमारे बॉडी में एसोसिएट तो हो चुकी है, लेकिन वो किसी कारण हुई है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे किसके अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वो डिफाइन होता है। जैसे मान लो हम इक्वेट तो निकाल नहीं सकते ना, तो जैसे आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की आप रेफरेंस लेते हो कौन सा, अर्थ को मान के चलते हो कि अर्थ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अब उसको रेफरेंस लेके निकालते हो कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। उसी तरह किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ऐसा माना जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे
किस पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, जीरो मान किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। किसी भी सिस्टम का एनर्जी, देखो ये भी लिखा है, वी डिफाइन जीरो एनर्जी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ये पूरा कंसेप्ट था किसका भाई, एनर्जी का। मैंने आपको सिखाया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एनर्जी को अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, एम एस बी डेल टी, जहाँ पे एम का मतलब मास इन ग्राम है, एस बी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ हीट कैपेसिटी अभी। और डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपको एम पता होगा, एस बी अब सिखा दूंगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसकी वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा आपका, डेल टी की वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा। दूसरी चीज़, हम गैस के लिए भी बात कर चुके हैं। गैस के लिए जो आपका चेन इन एनर्जी होता है एन सी वी डेल टी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है, सी वी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी क्या होता है अभी समझा दूंगा, अभी पढ़ाने वाला हूँ हीट कैपेसिटी, उसके अंदर सब आ जाएगा। डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है चेंज इन एनर्जी के इक्वल। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हीट ऐड करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, अगर हीट सिस्टम रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी उतनी से ही क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आज बात समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हीट कैपेसिटी। चलिए हम बात करें किसकी, अभी हीट कैपेसिटी की। क्या होता है हीट कैपेसिटी, मान लो कोई एक सिस्टम है, मैं ही एक सिस्टम हूँ, तो जिस सिस्टम का आपको हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है तो ध्यान देना कि उस सिस्टम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने में, कितना से, 1 डिग्री सेल्सियस से, उस सिस्टम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने में जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना पड़ रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही उस सिस्टम का हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी टेम्परेचर अभी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और मेरा हीट कैपेसिटी आपको मेजरमेंट करना है, तो मुझे आप हीट सप्लाई करो, हीट ऐड करो मेरे अंदर। जब आप हीट ऐड करोगे डेफिनेटली मेरी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। तो चलो आप हीट ऐड करना शुरू किया आपने, तो हीट जब आप ऐड करोगे तो जस्ट मेरी टेम्परेचर 25 है ना, अभी 26 जब होगी तो 25 से 26 होने में कितना आपको हीट ऐड करना पड़ा, जितना भी आपको हीट ऐड करना पड़ा उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम का हीट कैपेसिटी बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम डिफाइन कर दिया। अब इस सिस्टम में हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिया, मान लो हमने इसमें 20 किलो जूल हीट ऐड कर दिया इस सिस्टम के अंदर। जब 20 किलो जूल हीट ऐड किया तो इसमें टेम्परेचर में जो चेंज आया, वो टेम्परेचर में चेंज आया, डेल टी का जो चेंज आया वो मान लो आया 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। मतलब मान लो पहले 25 तो अब 30 हो गया, मतलब 5 डिग्री का क्या हो गया, चेंज आया। तो बताओ हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, 5 डिग्री चेंज लाने के लिए कितना आपको ऐड करना पड़ा, देखो 20 किलो जूल ऐड करना पड़ा। तो हमें कितना चेंज करना है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में जितना हीट आपको ऐड करना पड़े। तो 5 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में कितना हीट ऐड करना पड़ा आपको, 20 किलो जूल। तो 1 चेंज करने के लिए कितना करना पड़ेगा, क्या करोगे, 20 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, मतलब आपको 4 किलो जूल हीट ऐड करना पड़ेगा। 4 किलो जूल अगर हीट ऐड करते हो तो इसकी टेम्परेचर 1 से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस सिस्टम का जो हीट कैपेसिटी होगा वो 4 किलो जूल कहलाएगा। मतलब देखो आपने जो भी हीट ऐड किया है उसको ऊपर लिखो और देखो कितना टेम्परेचर में चेंज आया डेल टी, उससे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। किसी भी सिस्टम का अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालना है तो उसमें हीट ऐड करो, कितना आपने हीट ऐड किया और टेम्परेचर में चेंज कितना है उसे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा सिस्टम का हीट कैपेसिटी। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 किलो जूल डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया, 4 किलो जूल जो होगा क्या होगा, इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मतलब अगर मैं वो डिफाइन करूँ तो क्या होगा हीट कैपेसिटी, बताओ। देखो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख रखा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अच्छा बताओ, किसी दो सिस्टम है, मान लो एक की हीट कैपेसिटी हाई है, दूसरे का हीट कैपेसिटी कम है, तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, जिसका हाई था उसमें भी और जिसका कम था उसमें भी, तो बताओ टेम्परेचर का चेंज किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसका हीट कैपेसिटी कम था उसमें टेम्परेचर चेंज
ज़्यादा होगा, मतलब उसमें टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। जिसमें टेम्परेचर जिसका हीट कैपेसिटी की वैल्यू हाई थी, अगर उसमें सेम हीट सप्लाई की है तो उसमें टेम्परेचर का चेंज बहुत कम देखने को मिला था, बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट कैपेसिटी जो है ये मेजरमेंट करता है कि सिस्टम के अंदर टेम्परेचर रेसिस्टेंस पावर कितना ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर को चेंज होने से रोकने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। मतलब अगर किसी सिस्टम का हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर जल्दी से चेंज ही नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा हीट ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाकर उसका टेम्परेचर चेंज होगा। किसी का हीट कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तुरंत थोड़ा सा अगर हीट दोगे तुरंत उसकी टेम्परेचर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब हीट कैपेसिटी क्या है आपको ये बताएगा किसी भी सिस्टम का कि इसके अंदर टेम्परेचर रेसिस्टेंस पावर कितना है, मतलब टेम्परेचर को रोक के रखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। आई बात समझ में? देखिए यही बात लिखा हुआ है, ग्रेटर द हीट कैपेसिटी देयर विल बी लेस इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें टेम्परेचर को चेंज देखने को जो मिलेगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर किसी का हीट कैपेसिटी कम है तो हीट सप्लाई करने पे उसमें जो टेम्परेचर में चेंज देखने को जो मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात है, मतलब सिंपल सा हीट कैपेसिटी आपको बताता है कि टेम्परेचर रोकने की पावर किस में कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। सिंपल सा बात है। देखिए हीट कैपेसिटी सिंपल सा क्यू जो ऐड किया आपने और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ, इन दोनों का रेशियो क्या देगा आपको, हीट कैपेसिटी की वैल्यू देगा। अब हीट कैपेसिटी दो टाइप के होते हैं, समझिए यहाँ पे। एक होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझिए क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी। आपने शुरू में बताया था जब आपको मैं पढ़ा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो समझा रहा था मोलर का मतलब होता है 1 मोल, मतलब किसी भी सिस्टम का 1 मोल ले लो। अब उसकी 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज कराने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको ऐड करनी पड़ रही है उस अमाउंट ऑफ हीट को ही क्या बोलेंगे, उस सिस्टम का मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कितना कितना सांस लेना है, 1 मोल लेना है। मतलब क्या होगा डिफरेंस बताइए मोलर हीट कैपेसिटी का, सिंपल सा हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ऐड इन सिस्टम for increase their temperature by 1 degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस से उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको ऐड करनी पड़ेगी उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं, उसका मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम में हमने आपका क्यू हीट ऐड किया और उसमें टेम्परेचर का चेंज कितने का हुआ, डेल्टी का चेंज हुआ। लेकिन उसमें मान लो n नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर, कुछ नंबर ऑफ मोल होंगे। अब जितने नंबर ऑफ मोल है उससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या निकल जाएगा। अगर n मोल है तो n से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा, 1 मोल को चेंज करने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि हम देखो क्यू हीट ऐड किया टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, डेल्टी का चेंज हुआ, तो क्यू बाय डेल्टी कर दिया। मतलब निकल गया पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस में कितना 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए वो निकल गया। अब उसमें n नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, पूरे सिस्टम में कितना मोल प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ मोल। लेकिन हमको किसके लिए क्या डिफाइन करना है, मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है। तो किसके लिए होगा, 1 मोल के लिए। तो n मोल में इतना लग रहा है तो n से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, 1 के लिए निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या भाई, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया, C = Q / N × डेल्टी, जहाँ पे Q जो है हीट ऐड किया गया है, N जो है सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल हैं, अगर गैस है तो कितना नंबर ऑफ मोल गैस का है, डेल्टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।
ये क्या होगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए, मतलब कोई सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का 1 ग्राम ले लो, क्या ले लो, 1 ग्राम। अब फिर उस 1 ग्राम सिस्टम को, मतलब सिस्टम के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ रही है, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलेंगे, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब सिंपल सा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या बोलेंगे भाई, 1 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलेंगे भाई, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सिंपल सा, बताइए क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बताओ सिस्टम में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, एस इक्वल टू, अगर मान लो सिस्टम में क्यू हीट सप्लाई किया और क्यू हीट सप्लाई करने के बाद उसमें जो टेम्परेचर का चेंज आया वो डेल टी का चेंज आया, तो हमें क्या डिफाइन करना है, स्पेसिफिक, किसके लिए, 1 ग्राम के लिए। सिस्टम की कुछ मास होगी, अगर मान लो सिस्टम का m ग्राम मास है, तो आप m ग्राम मास में कितना आएगा, m से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, 1 ग्राम का डेल टी से डिवाइड किए, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कराने में कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, तो उस वही जो वो निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो मतलब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू डेल टी। आ रही बात समझ में? चलिए अब मुझे एक बार बताइए, यहाँ पे m का मतलब पता है ना, m का मतलब मास इन ग्राम है, डेल टी है जो चेंज इन टेम्परेचर है, q जो है, q क्या है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हीट कैपेसिटी होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है जो डिपेंड करता है पाथ कैसे फॉलो किया गया। देखिए मैं दिखाऊंगा अभी आपको। वैसे तो उसी प्रकार मोलर हीट कैपेसिटी भी जो होगा वो भी क्या होगा, एक पाथ फंक्शन होगा। मतलब इसको भी हम पाथ के आधार पे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। दूसरी बार डिफाइन देखो, पार्ट डिफाइन किया गया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। दूसरा पार्ट डिफाइन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब इस बार प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। देखो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसको हम सीपी बोलते हैं प्यार से। सीपीपी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें उसको सीवी बोलते हैं। भी का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है और सी का मतलब क्या बात करें, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। बताओ क्या हो जाएगा, इस बार जब आपको हीट ऐड करना पड़ेगा, किस पे ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करना पड़ेगा। मोलर का मतलब कि जितना मोल होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपने हीट ऐड किया, टेम्परेचर में चेंज डेल टी का हुआ और जो भी नंबर ऑफ मोल है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका यहाँ से निकल जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो है ही, इसकी आगे बात करते हैं। बताओ अभी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सिस्टम में जो हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चेंज इन एनर्जी के इक्वल। तो क्यूवी के बदले हम क्या ले सकते हैं, डेल ई ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल टी हो जाएगा। अब ये है यहाँ पे सीवी। बताओ यहाँ से डेल ई निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से निकल गया डेल ई इक्वल टू एन सीवी डेल टी। याद करो यही फॉर्मूला आया था आपका, कब, जब हम आपको पढ़ा रहे थे चेंज एनर्जी के बारे में। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आया था, गैस के लिए आया था, एन सीवी डेल टी। जहाँ पे एन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एन का यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे सीवी का मतलब है क्या है भाई, वही अब तो समझ चुके हो ना, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सिस्टम का 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें ऐड करनी पड़ती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हीट किस पे ऐड करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको ऐड करनी पड़ रही है उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोल रहे हैं, सीवी बोल रहे हैं। तो सीवी क्या हुआ यहाँ बता दो, सीवी क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू किसे निकालते हैं आपको तो पता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा डेल टी क्या है भाई, डेल टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन
टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। यहाँ पे आ जाओ, कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको हम सीपी बोलते हैं। पी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट और सी का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगा भाई, यहाँ पे हीट भी किस पे ऐड करना पड़ेगा भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कौन सा प्रेशर पे जो हीट ऐड किया, टेम्परेचर चेंज हुआ उसका डेल टी का, नंबर ऑफ मोल उसमें एन है, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बाई एन इंटू डेल टी। अब बताओ, आपको ये भी बता चुका हूँ शुरू में ही, साइड में बताया था मैं आपको कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट ऐड करते हो वो किसके इक्वल होता है। जब मैं आपको हीट एक्सचेंज पढ़ा था फर्स्ट लॉ के जस्ट बाद, तो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्यूपी के बदले में आप कह सकते हो डेल एच लिख सकते हो, चेंज इन इंथैल्पी। और ये क्या हो गया भाई, एन इंटू डेल टी हो गया, और ये सीपी हो गया। तो देखो ये डेल एच का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो आपको जरूरत पड़ेगी बाद में, एन सीपी डेल टी। डेल एच इक्वल टू क्या हो गया, एन सीपी डेल टी, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सबकी वैल्यू पुट करना, आपका क्या निकल जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी निकल जाएगा। ठीक है, ये था आपका। चलिए बात करते हैं अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ये भी दो टाइप का होगा। एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन होगा आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये भी डिफाइन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक बार लिया जाएगा, और एक बार लिया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया। चलिए बात करते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं उसको हम एस भी बोलते हैं। भी का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट समझ गए होंगे, और एस का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्या होगा भाई, यहाँ पे जो हम हीट ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे, टेम्परेचर में चेंज क्या हो गया, डेल टी। बताओ स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है। तो जितना भी मास है सिस्टम का उसको एम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो ग्राम के टर्म में, तो निकल गया भाई ये फॉर्मूला आ गया किसका भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। बताओ हीट जो ऐड की हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा। तो ये हो गया एम इंटू डेल टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा फिर से इंटरनल एनर्जी का, किसके लिए भाई, एम एस बी डेल टी, डेल इक्वल टू एम एस बी डेल टी। याद करो ये एक दूसरा फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला था, किसके लिए भाई, कोई सिस्टम में अगर सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो हम इंटरनल चेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किए थे। जहाँ पे एम का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब यहाँ पे है मास ऑफ सिस्टम इन ग्राम, मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम की मास कितनी है, किसके टर्म में भाई, ग्राम के टर्म में, मास ऑफ सिस्टम इन ग्राम है। सी वी का एस बी क्या है भाई, एस बी तो आप समझ चुके हो, एस बी क्या है भाई, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल टी क्या है भाई, डेल टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो याद रखना ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम में आएगा जब आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो और कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हीट ऐड करोगे वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। डेल टी का मान लो चेंज हुआ, जो भी स्पेसिफिक की बात करें तो मास से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की। ठीक है, अब इसको क्रॉस देखो, यहाँ पे हीट ऐड की हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो किसके इक्वल होगा भाई, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा डेल एच का। तो ये हो गया एम और ये हो गया डेल टी। तो बताओ इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक फॉर्मूला आ गया चेंज इन इंथैल्पी का, क्या होता है भाई, एम एस पी डेल टी होता है। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हम लोग इंथैल्पी पढ़ेंगे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन इंथैल्पी निकालने के लिए। फिलहाल तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल पढ़ रहे हैं। इंटरनल के लिए दो फॉर्मूले जो आए थे, दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए थे, कैसे होता है, क्या मीनिंग होता है, ये मैंने आपको समझाया अभी। इंटरनल हीट कैपेसिटी पर है आपको क्या होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी। चलिए अभी हम बात करते हैं क्या होता है रिलेशन सीपी और एसपी में। बताओ सीपी इक्वल टू क्या था, डेल एच बाई एन इंटू डेल टी। यहाँ पे बताओ
एस पी इजकल टू क्या था, डेल एच बाई एम मास था इनटू डेल टी। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सी पी बाई एस पी कर दूं, समझिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं सी पी बाई एस पी कर दूं तो क्या होगा बताओ, सी पी डेल एच एन इनटू डेल टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एस पी का मतलब बताओ, ये तो हो गया सी पी का, यहाँ बताओ एस पी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एच, ये हो जाएगा एम इंटू डेल टी। देखो कितना आसान है, बताओ इसको जब क्रॉस करोगे डेल एच से डेल एच क्या होगा, कैंसिल आउट, डेल टी से डेल टी क्या होगा, कैंसिल आउट, ये एम ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया, इधर आ गया मास और इधर हो गया नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल बचा। अब बताओ नंबर ऑफ मोल को हम क्या ले सकते हैं, अगर ये मास है तो इसको मास रहने दो, नंबर ऑफ मोल किसी का निकालना है तो कैसे निकालते हो, मास डिवाइड बाय मोलर मास करते हो। अरे बताओ आपने मोल में पढ़ा हुआ ये, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मास गिवन है तो मास डिवाइड बाय फार्मूला वेट बोलो, या मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मास डिवाइड बाय या मोलर मास बोलो, यही फार्मूला होता है। तो चलो आगे देखो क्या हो जाएगा, ये मास यहाँ पे रहा, नीचे भी मास आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास। देखिए यहाँ पे मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया अपना फॉर्मूला एक्चुअली Cp इजकल टू Cp बाई Sp इजकल टू क्या आ गया, ये आ गया मोलर मास। देखो ध्यान से, अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ गया Cp इजकल टू Sp इंटू मोलर मास। इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर आपको Sp पता है तो आप Cp निकाल सकते हो, किसी का भी, किसी भी गैस का, कुछ भी का। अगर Sp पता है तो Cp निकाल सकते हो, Cp पता है तो Sp निकाल सकते हो। अच्छा बताओ ऐसे ही अगर यही तरीका हम अपनाएं सिमिलरली किसके लिए भाई, Cb और Sb के लिए, तो बताओ Cb इजकल टू क्या हो जाएगा, Sb इंटू मोलर मास, बिल्कुल दोनों फार्मूला ये। तो ये देखो आपको Cb पता है तो Sb निकाल सकते हो इस फार्मूले के हेल्प से, और Sb पता है तो Cb निकाल सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv के बारे में। एक फार्मूला होता है इंथैल्पी का, जब मैं इंथैल्पी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसको मैं, लेकिन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इंथैल्पी का फार्मूला होता है H इक्वल टू U प्लस PV, ये फार्मूला होता है इंथैल्पी का। चलिए इसी से मैं ड्राइव करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ इस फार्मूले को। दूसरा एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे कि PV इक्वल टू nRT होता है, आपने तो पढ़ा ही होगा, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे PV इक्वल टू क्या है, nRT, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। तो बताओ इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से बात कर रहे हैं। बताओ PV इक्वल टू क्या है, nRT, तो यहाँ पे PV है, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, nRT पुट कर सकते हैं। तो H इक्वल टू U प्लस, बताओ क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, हम जानते हैं कि दोनों साइड अगर दो चीज इक्वेशन में दोनों चीज अगर इक्वल है तो दो साइड हम सब कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप चाहो तो, दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ये सब रूल होता है। तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या होगा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dH बाई dt इक्वल टू, इधर भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dt हो जाएगा ना, प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएट करो तो बताओ क्या हो जाएगा, ये n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल तो हमने सिस्टम का फिक्स कर रखा है, तो नंबर ऑफ मोल भी हमारे लिए कांस्टेंट होगा और r भी कांस्टेंट होगा, तो नंबर ऑफ मोल बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा भाई, इधर बचेगा dt बाई dt, ये बचा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मतलब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कैपिटल टी होगा, सॉरी ये कैपिटल टी होगा यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब बताइए dH बाई dt क्या आ गया आपका, dH बाई dt इक्वल टू ये हो गया du बाई dt प्लस
ये एन आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई डी टी क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इधर एन है, इसको एन को गायब करना है, तो हम दो साइड क्या करें, हम एन से डिवाइड करें, कर सकते हैं ना, डिवाइड बाई एन बोथ साइड। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे एन से तो ये हो जाएगा डी एच बाई एन इंटू डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा डी यू बाई एन इंटू डी टी, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करोगे एन से, जब इसको एन से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी एन आर है, एन से डिवाइड करो तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। बोलो कोई दिक्कत, हमने सेम साइड तो एन से डिवाइड कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर है चेंज इन एंथैल्पी, नीचे है डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और एन है, ये क्या दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है आपको, क्या ये आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिख रहा है, सीपी की वैल्यू नहीं है। सीपी क्या था, याद करो, डेल एच बाई एन इंटू डेल टी था, ये भी तो है, डी एच मतलब वेरी स्मॉल चेंज इंथैल्पी में, एन नंबर ऑफ मोल, और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो टर्म है ये क्या है, सीपी का वैल्यू है। तो देखो इसको क्या सकते हैं, यहाँ पे इसके बदले हम लोग यहाँ पे सीपी लिख सकते हैं, सीपी इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन और डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। बताओ ये क्या है, ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो ये हो गया सीपी, सॉरी ये क्या है, ये क्या है बताओ, चेंज एनर्जी, एन इंटू क्या है, सीवी हो गया ये, और ये क्या हो गया भाई, आर हो गया। इसको इधर लेके आओ तो क्या फॉर्मूला आ गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये आपको काम में आएगा कब भाई, जब आपको सीपी पता हो तो आप सीवी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, सीवी निकाल दो। अगर आपको सीवी पता है तो किसी का भी आप सीपी निकाल सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे सीपी क्या है भाई बता दो, सीपी है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है भाई, ये है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और आर तो आप जानते हो क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आप जानते हो वही है मोलर गैस कांस्टेंट। अब आर की वैल्यू क्या लेना है, वो डिपेंड करेगा सीपी और सीवी का वैल्यू किस में दिया है। अगर जूल के टर्म में दिया है, देखो यहाँ पे अगर आपको जूल के टर्म में दिया है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू होती है जूल के टर्म में 8.314 जूल के टर्म में, जब जूल में दिया हो। कैलोरी के टर्म में 2 कैलोरी होती है। तो आप देख लेना किस में दिया है, जनरली आपको ये फॉर्म में आपको यूज में आएगा, कितना 8.314 जूल के टर्म में आपको यूज में आएगा। और कैलोरी में कितनी होती है, कैलोरी में आपकी 2 कैलोरी होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीपी सीवी या फिर जो भी है जिसका भी वैल्यू दिया है, दूसरे का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। आओ एक मिनट यहाँ पे देखो, अगर मान लो किसी सिस्टम का मैं बोलूँ कि भाई सीपी सीवी, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि फॉर एन नंबर ऑफ मोल के लिए, फॉर एन मोल के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा हीट कैपेसिटी लूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, सिंपल सा हीट कैपेसिटी है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू एन आर के इक्वल होता है। यहाँ पे Cp क्या है, सिंपल सा हीट कैपेसिटी, Cv क्या है, ये भी है सिंपल सा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल है और आर है। मतलब जब ये मोलर हीट कैपेसिटी लोगे तो ये हमेशा Cp माइनस Cv चाहे कोई भी सिस्टम हो आर के इक्वल होगा, लेकिन जब आपका सिंपल सा हीट कैपेसिटी लोगे तो Cp माइनस Cv किसके इक्वल होगा, एन आर के इक्वल। मतलब ये Cp यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे Cv क्या है भाई, ये है सिंपल सा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस ये है, बाकी तो आप समझ जाते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि फॉर 3 मोल ऑफ गैस Cp माइनस Cv क्या होता है, तो देखना अगर Cp माइनस Cv जो है, Cp जो है अगर मोलर हीट कैपेसिटी है
तो क्या होगा 3R के इक्वल होगा। अगर सिंपल सा हीट कैपेसिटी है तो क्या होगा, सिर्फ R के इक्वल होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।